जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ आईपीटीएस मैं करुण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फंडामेंटल राइट, जो भाग 3 में आता है, पार्ट 3 में आता है। जैसा कि हम जानते हैं, जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय भारत के संविधान में 22 भाग थे। अब थे इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये बढ़ते रहते हैं समय अनुसार। जैसे कि वर्तमान में आपको ये 25 दिखते हैं और हो सकता है आगे चल के ये और बढ़ें। तो इसीलिए जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, उसमें कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद थे 395, भाग कितने थे? 22, और अनुसूचियाँ जिसे हम स्केड्यूल कहते हैं वो थी 8। जो वर्तमान में अनुसूचियों की बात करूँ, स्केड्यूल की बात करूँ, तो वो 12 हो चुकी है। और भाग की बात करूँ, पार्ट्स की बात करूँ, जो 22 थे अब 25 हो चुके हैं। और अगर अनुच्छेद की बात करूँ, आर्टिकल्स की बात करूँ, तो जो 395 थे आज वो 465 से भी ज़्यादा है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, आपका एक प्रश्न बनता है कि संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें कितने उसके भाग थे, कितनी उसकी अनुसूचियाँ थी, या कितने उसके अनुच्छेद थे। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं भाग 3 पार्ट 3 देखने वाले हैं, जो बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, या जो बात करता है मौलिक अधिकारों की। तो आज की स्लाइड में मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ कॉन्सेप्चुअली भी पता चले, जिससे कि अगर आपके जो ऑप्शंस आते हैं, अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो कहा जाता है अगर हमारे कॉन्सेप्ट सही हैं तो हम एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके अपना राइट आंसर ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं करुण आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि यहां पर आप देखिए, एक सेकेंड। तो यहां पर आप देखेंगे कि द फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड इन पार्ट 3। मतलब इसमें सिंपल सी बात क्या कह रहा है, यहां पर वो सिंपल सी बात कह रहा है कि जो आपका भाग 3 है संविधान का, जो भाग 3 है वो बात करता है आपके फंडामेंटल राइट्स की, या मैं बोलूंगा मौलिक अधिकारों की। ये बात अपने याद रखनी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स कौन से भाग में है, तो आप कहेंगे भाग 3। अगर आपसे ये पूछा जाता है भाग 3 में क्या है, तो आप कहेंगे फंडामेंटल राइट। अब याद रखिएगा, जो आपका भाग 3 है वो अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक है। आई रिपीट, पार्ट 3 हैव आर्टिकल 12 टिल आर्टिकल 35। अब इसी में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं वो आपके असल में होते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32। ये बात मेरी आपने याद रखनी है। जो आपके असल में मौलिक अधिकार हैं वो हैं अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32, और जो भाग 3 है उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है 12 से लेकर आपके अनुच्छेद 35 तक। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा, भाग 3 को अगर मैं ये पिंक वाला सर्कल बनाऊं तो ये आपका भाग 3 है, और मैं अनुच्छेदों की बात करूं यानी कि मौलिक अधिकारों की बात करूं, ये आपका येलो सर्कल है। यानी कि आपके भाग 3 के अंतर्गत आपके मौलिक अधिकार आते हैं। अर्थात भाग 3 में, पार्ट 3 में केवल मौलिक अधिकारों की बात नहीं है, किससे मौलिक अधिकार लेने हैं ये भी बताया गया है कि किसके विरुद्ध आप मौलिक अधिकार मांग सकते हैं। तो वो है अनुच्छेद 12। कानून की परिभाषा दे रखी है कि कानून कौन सा होगा या कौन सा नहीं होगा, वो समझाया गया है अनुच्छेद 13 में। और आपने एक शब्द सुना होगा जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, हिंदी में कहते हैं न्यायिक समीक्षा। तो ये जो है ये आपको समझा रखा है अनुच्छेद 13 में प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट वे में तो न्यायिक समीक्षा की कोई भी बात नहीं की गई है, परंतु अनुच्छेद 13 के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट वे में जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है। तो ये बात याद रखिएगा। 12 एक राज्य को परिभाषित करता है, किस राज्य से आप अपने मौलिक अधिकार ले सकते हैं, और अनुच्छेद 13 कौन सा कानून होगा कौन सा कानून नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी न्यायपालिका को सौंप रखी है। और वैसे ही बात करूं अनुच्छेद 33 की, अनुच्छेद 33 में आपको दिखेगा जो हमारी मिलिट्री फोर्सेस होते हैं उनके कुछ मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं जिससे कि उनमें अनुशासन बने रहे। और अनुच्छेद जो 34 है वहां पर मार्शल लॉ की बात की गई है। मार्शल लॉ आप जानते ही होंगे, कभी जब पुलिस सिस्टम फेल होता है तो वहां पर आर्मी आती है जो जिसके पास काफ़ी शक्तियां होती हैं। और मार्शल लॉ के लिए ये भी कहा जाता है ये लोकतंत्र के लिए कुछ ठीक नहीं होता है, जो हम आगे देखने वाले हैं। और अनुच्छेद 35 में बता रखा है कि जो भी नियम बनाए जाएंगे मौलिक अधिकार से संबंधित वो संसद बनाएगी, केवल संसद बनाएगी। ऐसा क्यों है वो भी हम देखने वाले हैं आगे। तो फिलहाल इतना याद रखिएगा, असल में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 में, राइट। चलिए आगे देखते हैं।
तो आगे हमें क्या देखने को मिलता है, तो ये हमें समझ में आ गया है 12 से लेकर 35 तक हमारा भाग 3 है, जिसके अंतर्गत हमारा मौलिक अधिकार आता है। और जो सोर्स है, जो स्रोत है हमारे मौलिक अधिकारों का, वो लिया गया है यूएसए से। क्योंकि आप जानते ही हैं, जब संविधान बनाया गया था संविधान सभा द्वारा, जिसने 2 साल 11 महीने 18 दिन लिए, तो जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने लगभग माना जाता है 60 कंट्रीज का, देशों का संविधान पहले पढ़ा और उनके जो नियम भारत की संस्कृति, भारत के लोगों के लिए जो सबसे बेहतर थे, उनको अपनाया। इसीलिए आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि आपातकाल कहाँ से लिया गया है, तो आप कहेंगे आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। संविधान में संशोधन कहाँ से लिया गया है, वो आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो आप कहेंगे ये यूएसए से लिए गए हैं। और यूएसए में इसको फंडामेंटल राइट्स नहीं कहते हैं, इसको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो पार्ट 3 है उसको एक नाम से और जाना जाता है, वो है मैग्ना कार्टा। देखिए, मैग्ना कार्टा की अगर मैं बात करूं, इसका एक ऐतिहासिक रूप है। अगर मैं 1215 की बात करूं, 1215, अब ये 1215 आपको याद कैसे रखना है। देखिए, अगर आपने मध्यकालीन इतिहास पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि ये एक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश आ चुका था, जिसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु होती है वो 1210 में होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है? 1210 में। तत्पश्चात उनके बाद उनका जो दामाद है, सन इन लॉ है, जिसका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश वही हैं जो रजिया सुल्तान के फादर हैं। तो इल्तुतमिश गद्दी पे बैठते हैं, ठीक है। 1210 से लेकर कितना, 1236 तक वो गद्दी में बैठते हैं। कौन? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश से आपने याद रखना है, जब इल्तुतमिश गद्दी में था तो खासकर अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं, वहां पर एक किंग जॉन था। किंग जॉन ने पहली बार लोगों के अधिकारों की बात करी। देखिए, उस समय क्या होता था, ज़्यादातर लोकतंत्र की बात ही नहीं होती थी, क्योंकि उस समय राजा या सुल्तान हुआ करते थे। यानी कि जो राज्य होता था, जो एक परिकल्पना है, जो स्टेट है, जो एक इमेजिनेशन है, वो एक राजा होता था। स्टेट मतलब जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर, यानी कि जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है, वो एक व्यक्ति होता था जिसे हम राजा कहते थे। तो उस समय लोकतंत्र की कुछ ऐसी बात नहीं होती थी, अधिकारों की बात नहीं होती थी। तो पहली बार हमें दिखता है कि मैग्ना कार्टा के द्वारा जो किंग जॉन है 1215 में, उसने लोगों को अधिकार दिए। फिलहाल वो अधिकार ऐसे नहीं थे जो आजकल आपको दिखते हैं। आजकल के अधिकार ऐसे हैं कि अगर राज्य उन्हें छीनेगा, और खासकर जो मौलिक अधिकार हैं, अगर राज्य उनको छीनेगा तो आप डायरेक्ट उच्चतम, माननीय उच्चतम न्यायालय यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, यानी कि गारंटीड होते हैं। परंतु उसमें गारंटीड नहीं थे, परंतु अधिकार थे। तो याद रखिएगा, 1215 में किंग जॉन द्वारा मैग्ना कार्टा लाया गया, जो एक तरह के मौलिक अधिकार माने जाते हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा कि अगर ऐतिहासिक बात की जाए आपसे मौलिक अधिकारों की, तो ये आपने कहना है 1215 का मैग्ना कार्टा, जो किंग जॉन द्वारा लाया गया। और जो आपका भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, या संपूर्ण भाग 3 को संविधान के किसका दर्जा मिला है? मैग्ना कार्टा का। अब आगे हम देखेंगे कि आगे बात की गई है कि ये जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, ये जस्टिसेबल होते हैं। अब मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ कि हमारे जितने भी अधिकार संविधान में दिए हैं अलग अलग भागों में, भाग 4 में डीपीएसपी है, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, इस तरह के जितने भी अधिकार हैं, उनमें से केवल जो आपका मौलिक अधिकार है वो जस्टिसेबल होता है। अब ये जस्टिसेबल का क्या मतलब होता है? जस्टिसेबल का मतलब होता है कि अगर राज्य इनको छीनता है तो उसको एक मजबूत तर्क देना होगा। बिना तर्क के वो आपसे आपके मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता। एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कभी आपको राज्य का एक अंग है जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, और कार्यपालिका का सबसे बढ़िया उदाहरण है आपके लिए पुलिस। पुलिस एक कार्यपालिका के अंतर्गत आती है, और पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करती है तो उनके पास वजह होनी चाहिए। अगर वजह नहीं है तो आपको जो पुलिस है वो गिरफ्तार नहीं कर सकती, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो जस्टिसेबल का मतलब है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है तो उसके पीछे एक तर्कपूर्ण जवाब देना होगा। अगर आपके पास तर्कपूर्ण, साक्ष्य आधारित सेंटेंस या आपके पास वाक्य नहीं होगा
तो आप किसी के भी मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते। राज्य के पास ये अधिकार नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। आइए आगे देखते हैं। अब आगे हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है, क्या कहा जा रहा है? इन फैक्ट द फंडामेंटल राइट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन आर मोर इलैबोरेट। अब यहां पर क्या बताया जा रहा है आपको कि मोर इलैबोरेट है। इलैबोरेट का मतलब है इनको बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। और जैसे कि अभी हमने देखा कि जो मौलिक अधिकार हैं वो हमने यूएसए, जहां की बिल्स ऑफ राइट के नाम से ये जाने जाते हैं, वहां से लिया है। वहां पर भी इतना ज़्यादा इलैबोरेट इसे नहीं किया गया है। अब इसका क्या मतलब हुआ? हमारे मौलिक अधिकार, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये जस्टिसेबल होते हैं। इसका मतलब क्या है? ये गारंटीड होते हैं। अगर राज्य ये छीनेगा तो उन्हें तर्क देना पड़ेगा, रीज़न देना पड़ेगा क्यों छीन रहे, और इनको छीनना इतना आसान नहीं होता है। और याद रखिएगा, अगर कोई भी देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक में लोगों का अधिकार होता है, तो ये लोगों के जो अधिकार हैं उसको संरक्षित, प्रिजर्व करता है, जिससे कि हमारा लोकतंत्र बना रहता है। और ये जिम्मेदारी हमारी न्यायपालिका की होती है, ये बात आपने याद रखनी है। तो इसीलिए इन मौलिक अधिकारों को, जो इतने महत्वपूर्ण है, इतने इंपॉर्टेंट हैं लोकतंत्र को संरक्षित रखने के लिए, प्रोटेक्ट रखने के लिए, तो इसीलिए इनको कोई भी कमी ना रह जाए, काफी बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। अर्थात अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 15 की, जब मैं आपको अनुच्छेद 15 बताऊंगा तो आपको दिखेगा वहां पर साफ लिखा है कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसमें 5 आधार दे रखे हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बात उसमें बता रखी है। परंतु आगे चल के हम देखते हैं कि वहीं पर हम देखेंगे अनुच्छेद 15 में उसके अपवाद भी दे रखे हैं कि कहां कहां पर भेदभाव किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाग 3 जो है, वहां पर जब बनाया गया था ये, तो सबसे ज्यादा डिस्कशन जो है, जो डिबेट है, भाग 3 में ही हुई थी कि किसी भी तरह की कोई छूट ना हो जाए, कहीं पर भी कोई कमी ना हो जाए। इसीलिए इसको काफी, अगर ये अधिकार दिए गए हैं तो साथ ही साथ इनके अपवाद भी दे रखे हैं। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, अर्थात इनके अपवाद भी इनके साथ होते हैं। मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे। तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा इलैबोरेट कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा संविधान का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया संविधान सभा के सदस्यों द्वारा, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा भाग 3। आगे देखते हैं, द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड। अब मैंने गारंटीड पहले ही बता दिया था आपको कि अगर राज्य आपके फंडामेंटल राइट्स छीनता है कोई भी, तो आपके पास शक्ति है अनुच्छेद 32 के द्वारा, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, आप सीधे माननीय उच्चतम न्यायालय, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अगर राज्य इसको जस्टिफाई नहीं कर पाया, राज्य इसे जस्टिफाई नहीं कर पाया कि वो क्यों आपके मौलिक अधिकार छीन रहा है, तो वो आपके मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता, क्योंकि इसमें आपका संरक्षण कौन कर रहा है? खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए गारंटीड होता है। ठीक है, और ये सभी के लिए होता है, ऑल पर्सन्स, राइट। हालांकि ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो ऑल पर्सन वाली बात रखी है, कुछ आपके मौलिक अधिकार होते हैं जो केवल नागरिकों के लिए होते हैं। नागरिकों से मेरा मतलब है सिटीजन्स। जैसे अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 15, याद रखिएगा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। आई रिपीट, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, दे आर ओनली, these articles, these 5 articles are only for the citizens, right? बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं वो पर्सन के लिए भी होते हैं। ठीक है, पर्सन का मतलब होता है जिसमें सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों आ जाते हैं। और ये जो मैंने अनुच्छेद आपको लिखाए हैं, ये 5, ये केवल सिटीजन के लिए होते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से अनुच्छेद केवल नागरिकों के लिए हैं, सिटीजन के लिए हैं, राइट। आइए आगे देखते हैं। आगे हमें दिखता है दे अपहोल्ड द इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जब मौलिक अधिकार होते हैं वो ज़्यादातर आप देखेंगे अधिकारों की बात करते हैं, और वो अधिकारों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो आपको मौलिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे, जो कि एक समय पर, आज से 2300 साल पहले ग्रीस में होता था। ग्रीस में क्या होता था, हालांकि वहाँ पर लोकतंत्र दिखाई देता था, परंतु वहाँ पर किस तरह का था कि वोट देने का अधिकार केवल अमीरों के पास होगा, जो अच्छे टैक्स पे करते हैं। जो टैक्स नहीं पे करते वो वोट नहीं देंगे, महिलाएं वोट नहीं देंगी। तो इस तरह का जो एक लोकतंत्र में भेदभाव दिखता था, वो आज के समय पे हमें नहीं दिखता है, और इसका जो संरक्षण किया जाता है वो मौलिक अधिकारों द्वारा किया जाता है। ये बात आपने याद रखनी है, राइट। आइए आगे देखते हैं। अब आगे हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है
द फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। देखिए ऐसा है, अगर मैं उद्देशिका की बात करूं, प्रेम्बल की बात करूं, तो वहां पर डेमोक्रेसी को जो है 3 चरणों में बताया गया है। डेमोक्रेसी असल में 3 चरणों में ही होती है, अगर मैं देखूं तो। एक होता है राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, एक होता है आपका सोशल डेमोक्रेसी, एक होती है आपकी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अभी हम बात करेंगे कि जो आपका भाग 3 है, माफ कीजिएगा, जो आपका भाग 3 है वो ज़्यादातर से मेरा मतलब है 90% वो आपके पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है, राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है। और राजनीतिक लोकतंत्र का क्या मतलब हुआ, एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे नौकरी की बात है, क्योंकि जब आप नौकरी में लगते हैं, सरकारी नौकरी में लगते हैं, तो आप राज्य का हिस्सा बनते हैं, तो वहाँ पर भी आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप कहीं पर चुनाव के लिए खड़े होते हैं, कुछ सिस्टम का भाग बनना चाहते हैं, तब भी आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की जितने भी हमें अधिकार हमें दिखाई देते हैं वो हमें भाग 3 अर्थात फंडामेंटल राइट्स में दिखाई देते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है, ये ज़्यादातर जो बात करता है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है। कौन सी डेमोक्रेसी? पॉलिटिकल। और डेमोक्रेसी मैंने बताया आपको 3 में विभाजित होती है, पॉलिटिकल होती है, सोशल होती है और इकोनॉमिकल होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं भाग 4 की बात करूं, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, तो भाग 4 जब हम पढ़ेंगे तो वो बात करता है डीपीएसपी की, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं हिंदी में। वहां पर आप देखेंगे, वहां पर ज़्यादातर सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की बात होती है, राजनीतिक अधिकारों की बात होती है, मौलिक अधिकारों में। तो ये बात मुझे उम्मीद आप समझ पाए होंगे। और जो हमारे ये भाग 3 है, जो आपका फंडामेंटल राइट है, ये हमें बचाता है अथॉरिटेरियन से या डेस्पोटिक रूल से। अथॉरिटेरियन मतलब क्या होता है? जहां पर जो भी निर्णय लिया जाता है वो अथॉरिटी द्वारा लिया जाता है। अभी अथॉरिटी मतलब क्या होता है? अथॉरिटी मतलब आप इसको मान सकते हैं सरकार के द्वारा। जैसे इसकी एक तुलना करके आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इमेजिन करिए आप उस समय पैदा हुए हैं जब मुगलों का शासन था। तो मुगलों के शासन में जो राजा होते थे, जैसे मैं बात करूंगा जो मुगल शासक हैं अकबर, उनकी बात करूं तो वो जो चाहेंगे वही होगा। अगर आपके लिए वो अपनी जनता के लिए कहेंगे कि हर कोई किसानी करेगा, तो उसे किसानी करनी पड़ेगी। आपके पास अधिकार नहीं होगा कि आप अपना करियर खुद चुन पाए, यानी कि सारा का सारा अधिकार राजा का, अथॉरिटी का। परंतु वर्तमान में आप जानते हैं, अगर आप मेरे लेक्चर देख रहे हैं तो आप पे कोई भी ऐसा बंदिश नहीं है सरकार द्वारा कि आप का जो भविष्य है वो सरकार तय करेगी। आप इसके लिए स्वतंत्र हैं कि आप अपना भविष्य, आप जिस करियर में जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। तो ये अधिकार आपका बचाता है, आपका मौलिक अधिकार। अगर मैं अनुच्छेद 15 की बात करूं तो आप कोई भी जो नौकरियां हैं वो भरते हैं, कहीं पर भी कोई पोस्ट भरते हैं, तो आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। राइट? तो यहाँ पर जो ऑथोरिटेरियन है या डेस्पोटिक रूल है, मुझे उम्मीद आप समझ पाए होंगे, जो मैंने आपको मुगल काल में जब मैं ले गया था आपको। परंतु वर्तमान में ये हमें नहीं दिखते हैं। अगर सरकार ने ये करने की कोशिश करी तो हमारी जो माननीय न्यायपालिका है वो मौलिक अधिकारों के आधार पर राज्य को इतनी शक्ति नहीं देगा, यानी कि सरकार को इतनी शक्ति नहीं देगा। राइट? आगे देखते हैं। आगे बताया गया है कि इन शॉर्ट दे एम एट एस्टैब्लिशिंग अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। अब देखिए यहाँ पर फिर से मैंने सम्राट अकबर की जो फोटो आपको दिख रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सम्राट अकबर के समय पे क्या होता था कि जो भी कानून होता था, जो सम्राट अकबर ने कह दिया वही कानून होता था। यानी कि कानून उस समय एक विशेष व्यक्ति पर निर्भर होता था, पर्टिकुलर मैन पे, जो राजा होता था, जैसे कि सम्राट अकबर। परंतु आजकल ऐसा नहीं है। आजकल जो हमारा कानून है वो नॉट ऑफ मैन है, वो है ऑफ लॉ। यानी कि यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर लिखा है अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ है आज के समय पे। एक सेकंड, आज के समय पे क्या है? अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। पहले क्या होता था? जो राजा कहेंगे वही सरकार करेगी, यानी कि उस समय जो शासन प्रशासन चलाते थे, जो सम्राट अकबर ने कह दिया वही होना है। परंतु आजकल ऐसा नहीं है। अब मुझे बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी आज कहते हैं कि महिलाओं को स्कूल नहीं भेजा जा सकता। क्या ऐसा हो सकता है? खुद सोचिए, नहीं। क्योंकि आज के समय पे जो हमारी सरकार है वो हमारे किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, वो कानून की है। कानून से बढ़कर कुछ नहीं। राइट?
आगे क्या है, द फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड सो बिकॉज गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर ये बता रखा है कि जैसे ये अधिकार जो हैं ये मौलिक हैं, यानी कि फंडामेंटल हैं। तो ये मौलिक अधिकार और फंडामेंटल ये शब्द है जो क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, जिसके बिना आपका जीवन व्यर्थ है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपका जीवन है, मैं उसमें दो वस्तुएं लेता हूँ, ठीक है। पहला है वस्तु ऑक्सीजन, दूसरा है आपका एप्पल का फोन। अब आप मुझे बताइए, दोनों में से आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन और एप्पल का फोन? ऑब्वियसली यू विल से ऑक्सीजन, क्योंकि उसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। तो ये जो ऑक्सीजन है ये आपका फंडामेंटल राइट है, यानी कि फंडामेंटल है आपके जीवन के लिए, आपकी लाइफ के लिए। पर जो एप्पल का फ़ोन है वो आपकी एक नेसेसिटी नहीं है। वो मतलब ऐसा है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उसको ले सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भी लेंगे तो आप सर्वाइव करेंगे, यानी कि आपके लिए फंडामेंटल नहीं है। तो यानी कि एक मानव जीवन के लिए, देखिए जीवन का मतलब यही नहीं है कि आपने जीना है, ऐसा तो जानवर भी जीता है, आपने देखा होगा। लोग डॉग्स को पालते हैं, कुत्तों को पालते हैं, उसको जंजीरों में रखते हैं। क्या इंसान को जंजीरों में रखा जा सकता है अगर उसने कोई अपराध नहीं किया है? नहीं ना, कि मानव की अपनी डिग्निटी होती है। तो यानी कि जीवन का मतलब केवल जीना नहीं है, केवल सांस लेना नहीं होता है, उसमें कुछ आपके ऐसे ऐसे अधिकार होने चाहिए जिनके बिना जीवन जीवन नहीं होता है। तो यही जो अधिकार आपको दिए जाते हैं, यही अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। तो मौलिक का मतलब है नेसेसिटी, जिसके बिना जीवन नहीं जिया जा सकता। एक तो ये मतलब इसमें बता रखा है, ठीक है। और आगे इसमें ये भी बता रखा है कि यहाँ पर फंडामेंटल का अर्थ एक और है, वो ये है कि संविधान क्या करता है, इन अधिकारों को संरक्षित करता है। संविधान खुद, क्योंकि ये गारंटीड है, जैसे मैंने बताया संविधान ने ये शक्ति हमारे सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट पे जिम्मेदारी सौंप रखी है कि वो मौलिक अधिकारों को, जो राज्य है जो मौलिक अधिकारों को छीनता है, अगर वो तभी छीन सकता है जब वो तर्कपूर्ण होगा, आधारभूत होगा, अन्यथा नहीं छीन सकता। तो इसलिए भी इसको फंडामेंटल कहा गया है, राइट। तो यह बात याद रखिएगा, फंडामेंटल क्यों कहा गया है। दो अर्थ हैं, एक जो मैंने आपको एप्पल फोन और ऑक्सीजन का उदाहरण दिया था, इसके बिना जीवन जीवन नहीं है। दूसरा कि ये हमारे संविधान ने खुद बेड़ा उठा रखा है, खुद जिम्मेदारी ले रखी है कि इसको वो गारंटेड रखेगा, लोगों तक पहुंचाएगा। और कैसे पहुंचाता है, यहाँ पर आप दिखता है संविधान ने ये शक्ति दे रखी है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। हाई कोर्ट को भी दे रखी है, परंतु जब मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ तो फिर उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं ना, इसलिए मैं यहाँ पर हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि आप जानते हैं, जो कॉमर्स होता है वो इनसेपरेबल पार्ट ऑफ दी लाइफ होता है। तो जो भी हम प्रयास करते हैं उसमें हमारा कुछ कॉस्टिंग लगती है, हमें काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए एक पब्लिसिटी करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन ऑल्सो। तो यहाँ पर आप देखिए, ऑलरेडी फ्रेश बैच जो है वो सिविल सर्विसेज के लिए, एलाइट के लिए शुरू हो चुका है, और बहुत जल्द हम नया बैच भी शुरू करने वाले हैं। और आप जानते ही हैं, जैसे कि आप नीचे स्क्रॉल में देख सकते हैं कि 15 स्टूडेंट से ज़्यादा हमारे एक बैच में हम नहीं अलाउ करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होने से भी वो जो क्वालिटी होती है टीचर की, वो हर स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाती है, राइट। और हर स्टूडेंट का जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है। कोई शाई नेचर का होता है स्टूडेंट, जो बहुत सारे स्टूडेंट के सामने नहीं बोल पाता। तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा जो बैच का जो साइज़ है वो 15 से ऊपर आ जाए। और आगे आप देखिए, हमारे पास हाइब्रिड क्लास है। हाइब्रिड का मतलब होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास है हमारे पास जी। अगर आप कभी कभी ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो वो रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। लाइव क्लास हमारी रिकॉर्ड भी हो जाती है, तो ऑनलाइन के माध्यम से आप उसे देख सकते हैं। और अगर आप किसी कारणवश, अगर आप हिमाचल से हैं या अन्य किसी स्टेट से हैं, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट तो चंडीगढ़ में है, तो आप नहीं आ पा रहे हैं, तो आप घर बैठे भी हमारी क्लासेस ले सकते हैं। बोथ मेथड है, लाइव क्लासेस में भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लाइव में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आप उसके रिकॉर्डेड वर्जन भी देख सकते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। और दिए गए नंबर जो आपको नीचे स्क्रॉल हो रहा है, उसमें आपने फर्दर जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसमें आप फ़ोन कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि असल में क्या था जब संविधान लागू हुआ था। जैसे यहाँ पर एक शब्द आपको दिख रहा होगा, ओरिजिनली। ओरिजिनली का मतलब होता है जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि उसके पश्चात, यानी कि उसके बाद हमें दिखता है कि काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं संविधान में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे 8 अनुसूचियाँ थी, 395 अनुच्छेद थे,
और 22 भाग थे, जो वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं, 465 से ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं और 12 अनुसूचियाँ 12 स्केड्यूल हो चुके हैं। तो इसीलिए माफ़ कीजिएगा, इसीलिए जो ओरिजिनल की बात की जाती है, जब संविधान लागू हुआ था, तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो असल में जो हमारे मौलिक अधिकार थे वो 7 थे। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 14 से 32 तक हमारे मौलिक अधिकार है, 14 से 32, तो ये तो काफ़ी हुए, ये 7 कहाँ हुए? देखिए ऐसा है, अगर मैं 7 मौलिक अधिकारों की बात कर रहा हूँ तो उनको एक एक समूह में रखा गया है। जैसे अगर मैं बात करूँ 14 से 18 जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हम आगे देखने वाले हैं, उनमें समानता ये है, वो समानता की बात करते हैं। उनमें समानता ये है कि वो समानता की बात करते हैं। फ्रॉम आर्टिकल 14 till article 18, the similarity is that they talks about the equality. सिमिलैरिटी क्या है? वो बात करते हैं इक्वालिटी की। तो इसी तरह से आप देखेंगे, अगर मैं रिलीजन की बात करूं, रिलीजन में आपके पास स्वतंत्रता है कि आप किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं। रिलीजन से संबंधित जो रिचुअल्स होते हैं वो आप अपना सकते हैं, वो आपको मिलेगा अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। इसी आधार पे हम कहते हैं कि जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो वहाँ पर हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे, राइट टू इक्वालिटी जो है वो आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक है। राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम जो है आपका वो अनुच्छेद 1922 तक है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण किसी भी तरह का वो ना हो आपके साथ, वो आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये मैंने अभी बताया आपको, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी कि सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार आपको मिलते हैं अनुच्छेद 29 से 30 तक। राइट टू प्रॉपर्टी आपको मिलता है अनुच्छेद 31 में। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मिलता है आपको अनुच्छेद 32। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अनुच्छेद 32 के द्वारा आपके पास अधिकार है कि आपके कोई भी मौलिक अधिकार अगर छीने जाते हैं तो आप सीधे माननीय उच्चतम न्यायालय अर्थात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। राइट, ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर लिखा, मैंने बोलते समय बोला था कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 7 मौलिक अधिकार दिए थे, भूतकाल लगा रहा हूँ, अर्थात इनमें से कोई ऐसा अनुच्छेद है जो वर्तमान में अब मौलिक अधिकार नहीं है, तो वो है आपका राइट टू प्रॉपर्टी। वर्तमान में यानी कि आज की बात मैं करूं तो वर्तमान में ये एक आपका मौलिक अधिकार नहीं है। याद रखिएगा 44वें संशोधन 44th अमेंडमेंट 44वां संशोधन जो कि हुआ था आफ्टर इमरजेंसी यानी कि 1978 में हुआ था, क्योंकि हम जानते हैं जो इमरजेंसी चली थी वो 1975 से लेकर 1977 तक चली थी। राइट, तो ये जो 44वां संशोधन 1978 में हुआ उसके द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर, फंडामेंटल राइट से हटाकर इसको कहाँ डाल दिया है? आर्टिकल 300A, यानी कि है वो संविधान में ही, ये बात याद रखिएगा, है वो संविधान में ही, पर वो अब भाग 3 से हटा दिया गया है। और भाग 3 का मतलब है मौलिक अधिकार। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कि अब ये जस्टिसेबल नहीं है। आपसे अगर आपकी संपत्ति राज्य छीनता है तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप सीधे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं, क्योंकि अब ये जस्टिसेबल नहीं रहा। और अगर सरकार इसको जस्टिफाई नहीं भी करेगी तब भी चलेगा। तो ये फर्क हो जाता है, अगर कोई अधिकार मौलिक अधिकार है या कोई अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं। तो याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है, जो केवल एक, इसको आप लीगल राइट भी कह सकते हैं या आप इसको एक केवल संवैधानिक अधिकार भी कह सकते हैं। राइट, तो ये बात आपने याद रखनी है। आइए आगे देखते हैं। अब यहां पर हम क्या देख लेंगे, यहां पर आपको दिख रहा होगा मोरारजी देसाई जी हैं ये, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो इंदिरा गांधी जी जो इमरजेंसी की वजह से हार गई थी, क्योंकि इमरजेंसी लगानी नहीं चाहिए थी कहते हैं उस समय, तो लोग नाराज हो गए थे। फिर एक नई सरकार हमें दिखती है, जनता गवर्नमेंट, उसकी अध्यक्षता करते हैं मोरारजी देसाई, जो कि 1977 से लेके 1979 तक काम करती है। एक सेकेंड, तो 1977 से लेके 1979 1977 से लेके 1979 तक काम करती है, जिसमें काफ़ी काम किए गए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण काम है 44वां संशोधन जो 44th अमेंडमेंट है, जो कि हुआ है 1978 में। ये बात आपने याद रखनी है। और जिसके द्वारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, जो कहाँ डाल दिया गया है? 300A में, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। और 300A कौन से पार्ट में है? पार्ट 12।
ठीक है, पार्ट यानी कि पार्ट थर्ड से इसको कहाँ डाल दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को पार्ट 12 में। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं वर्तमान में हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। ये बात आपने याद रखनी है, राइट। आइए आगे देखते हैं। अब हम सबसे पहले एक एक करके देख लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे वर्तमान में हमारे अब 6 हैं। तो सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी की बात है जो हम आर्टिकल 14 से 18 देखते हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो राइट टू इक्वालिटी है, समानता की जो बात करते हैं, वो क्या क्या है। तो अनुच्छेद 14 किसकी बात करता है, ये बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। एक सिद्धांत इसकी बात करता है और एक बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस की। अब यहां पर सबसे पहले आपने एक बारीकी समझनी है कि यहां पर लिखा है लॉ सिंगुलर और यहां पर लिखा है लॉस यानी कि प्लूरल। ऐसा क्यों? तो देखिए, असल में ये दो सिद्धांत है। पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे। जैसे आपने देखा होगा कानून की देवी को आंखों में पट्टी होती है, इसलिए होती है कि उसके सामने चाहे अमीर आए, गरीब आए, नर आए, नारी आए, कोई भी आए, अगर उसने अपराध किया है तो उसके लिए सजा में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात हमें पता चलती है। तो ज़्यादातर जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये आपकी न्यायपालिका के संदर्भ में काम करता है, यानी कि न्यायपालिका जब वो दंड देती है तो वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। और यहाँ पर जो दूसरा सिद्धांत है, ये हमारी ज़्यादातर विधायिका में चलता है। क्या होता है, यहाँ पर लॉज की बात की गई है। अब देखिए, कानून क्या है, कानून आपको पता है हमारी संसद भी बनाती है, जो पूरे भारत वर्ष में लागू होते हैं। वैसे ही राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं वो भी कानून बनाती हैं, जो अपने अपने राज्य में काम करते हैं। अर्थात अगर हिमाचल की विधानसभा कोई कानून बनाती है तो उसका जो दायरा होगा वो हिमाचल तक ही होगा, वो अन्य किसी राज्य यानी कि उत्तराखंड में लागू नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो लॉज बनाए जाते हैं उसमें किसी भी तरह का जो है उनका समान संरक्षण दिया जाएगा। यहाँ भेदभाव की बात नहीं है। अब ये संरक्षण कौन देगा? ये जो कानून बनाए जा रहे हैं विधायिका के द्वारा, इसमें समान संरक्षण दिया जाएगा न्यायपालिका के द्वारा। अर्थात ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, न्यायपालिका इस तरह का भेदभाव नहीं करेगी कि भैया एक कानून संसद का बनाया है तो वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी, और कोई कानून अगर राज्य ने बना रखा है सुप्रीम कोर्ट से नहीं देखेगी। ऐसा नहीं है। कानून चाहे किसी ने भी बनाया हो, चाहे वो एक अध्यादेश के द्वारा क्यों ना आए हो, अध्यादेश हम आगे पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, चाहे वो संसद ने क्यों नहीं बना रखे हैं, चाहे वो विधानसभाओं ने क्यों नहीं बना रखे हैं, ठीक है। और अगर अपनी जो विधानसभा है, अगर पंचायतों या म्यूनिसिपैलिटी को भी कुछ शक्ति दे देती है कानून बनाने की, तो अगर वो कानून पंचायतों या म्यूनिसिपैलिटी ने क्यों नहीं बनाया है, तो उन कानूनों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा हमारी माननीय न्यायपालिका के द्वारा। ये बात यहाँ पर बता रखी है, राइट। तो ये बात याद रखनी है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के समक्ष जितने भी लोग हैं वो समान होंगे। और यहाँ पर जो हमारे कानून हैं, जो अलग अलग कानून बन के आते हैं, उसमें भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि संसद का कानून है तो उसको प्राथमिकता मिलेगी। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये बात किसमें बताई गई है? अनुच्छेद 14 में। आगे देखते हैं अनुच्छेद 15 में क्या है। देखिए, अनुच्छेद 15 में साफ बात की गई है किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 5 आधार आपने याद रखने हैं: रिलीजन, धर्म, रेस, मूलवंश, कास्ट, जाति, सेक्स, लिंग और प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जन्म। ये बात आपने याद रखनी है। तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक बात याद रखिएगा, मैंने कहा है फिर आगे चल के हमें अनुच्छेद 15 में ही इसके कुछ अपवाद दिखते हैं, ठीक है। वो अपवाद भी हमें दिखता है, जैसे कि अगर आप देखते होंगे कि अब तो हमें दिखता है कि महिलाएं भी जो एक आर्मी में भर्ती होती है ना, जिसे हम रंगरूट कहते हैं, जो ऑफिसर क्लास नहीं होती है। तो ऑफिसर क्लास क्या होती है, अब CDS और NDA के माध्यम से सिलेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर तो महिलाएं जो है शामिल हैं। परंतु जो रंगरूट की भर्ती होती है वहाँ पर आपने देखा होगा महिलाओं को नहीं लिया जाता है, क्योंकि जो भेदभाव किया जाता है वो इस आधार पर किया जाता है कि जो महिलाएं हैं कुदरती तौर पर उतनी मस्कुलाइन नहीं होती हैं जितने नर होते हैं। तो वहां पर अगर भेदभाव सेक्स के आधार पर किया जा रहा है तो एक और तर्क दिया जाता है, वो है प्रकृति यानी कि नेचर वाइज। तो इसीलिए वो भेदभाव कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द है जो यहाँ पर नहीं आया हुआ है, यहाँ पर ओनली भी लगाया गया है। हमारे संविधान में क्या लिखा है? ओनली। ओनली से क्या फर्क आ जाता है? ओनली मतलब केवल। इससे क्या फर्क आ जाता है कि आप केवल इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते, यानी कि राज्य केवल इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता। अगर उसे भेदभाव करना है तो इनके साथ उसे एक और तर्क देना पड़ेगा। इसीलिए आप देखते हैं रंगरूट में महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों होता है। देखिए, सेक्स के आधार पे तो भेदभाव हो रहा है, परंतु मस्कुलाइन की बात की गई है कि महिलाओं को शारीरिक रूप से उतना सक्षम नहीं माना जाता है जितना एक पुरुष होता है। दिमागी तौर पे नहीं कह रहा हूं मैं, दिमागी तौर पे तो महिलाएं ज्यादा सक्षम हमें दिखती हैं,
पर फिजिकल तौर पे, ठीक है। तो इसीलिए रंग रूट में आपको ये भेदभाव दिखता है। क्यों? ओनली के, ये जो केवल है शब्द, इसका इस्तेमाल करने के कारण, अर्थात आप क्या समझे कि भेदभाव किया जा सकता है, परंतु केवल इन 5 आधारों पे नहीं, इनके साथ कुछ और आधार भी देना पड़ेगा। गॉट इट? तो ये छोटी सी बारीकियां आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 16 क्या बात करता है। ये बात करता है जो आपका ये सरकारी नौकरियां होती हैं उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहाँ से जन्म आता है मेरिट का। आपने सुना ही होगा मेरिट, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई और ये कंपटीशन की पढ़ाई में क्या डिफरेंस हो जाता है कि जब कोई भी विज्ञप्ति आती है, नोटिफिकेशन आता है, तो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता है। अर्थात कि मानते हैं कोई सिविल सर्विसेज का पेपर आ रहा है, तो आपने देखा होगा उसमें हर कोई भरता है। यूपीएससी का जो पेपर है उसमें कभी भी ऐसा नहीं लिखा होता है कि महिलाएं नहीं भरेंगी, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है। तो अर्थात क्या है कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि सबको नौकरी मिलेगी, सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। इसीलिए हमें दिखता है नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो होती हैं वो हमेशा बड़ी होती है नंबर ऑफ पोस्ट से। और आजकल तो आप जानते हैं अगर पोस्ट 100 आई हैं तो लाख लोग भरते हैं। तो आप समझ सकते हैं इससे जन्म होता है मेरिट का, यानी कि आप बेहतर हैं, आपसे भी बेहतर कोई होगा तो सीट वो ले जाएगा, ठीक है। तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है एम्प्लॉयमेंट के केस में। तो इसका मतलब ये ना समझें कि सबको नौकरी मिलेगी, इसका मतलब होता है सबको मौका मिलेगा। आप प्रूव करिए अपनी एफिशिएंसी को, अपनी क्षमता को प्रूव करिए और आपका सिलेक्शन पक्का। तो यह है आर्टिकल 16, राइट। आगे देखते हैं एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत जो है वहाँ पर प्राचीन समय से ही, जब वेदों का समय आया तब से आपने देखा कि समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जातिवाद हमें तब से दिखता हुआ था, और आज भी हमें कहीं ना कहीं जो हमारे रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर हमें आज भी जातिवाद दिखता है। तो इसीलिए जातिवाद को साफ तौर पे संवैधानिक रूप से एक अपराध घोषित किया गया है कि किसी भी तरह का जो छुआछूत होता है, अनटचेबिलिटी होती है, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये आर्टिकल 17 के अनुसार कहा गया है। अब आर्टिकल 18 देखेंगे, एबॉलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर किसी भी तरह का जो टाइटल है, जैसे पहले से होता था ना, टाइटल मिल जाते थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय। अब उससे क्या होता है, जैसे व्यक्ति का एक स्वभाव होता है कि व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो एक लालच भी अपने साथ लेके आता है, और सबसे बेहतर बनने की जो एक उसके अंदर लालच होता है वो उसके साथ हमेशा रहता है। तो जब व्यक्ति को ऐसी उपाधि दे दी जाती है जिससे कि वो समाज में सबसे अलग दिखे, तो वो क्या करता है, फिर भेदभाव करने लगता है। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो जो हमारा देश की अखंडता होती है, इंटेग्रिटी होती है, वो खंडित होने का भय रहता है, डर रहता है। तो इसीलिए अनुच्छेद 18 के द्वारा ये साफ किया गया है, किसी भी तरह का टाइटल नहीं दिया जाएगा किसी को। और अपवाद है, इसमें एक्सेप्शन है कि मिलिट्री और जो एकेडमिक्स होते हैं आपके, जैसे डॉक्टर होते हैं, जो पीएचडी में आप देखा होगा आपने, वहाँ पर आपकी हायरार्की होती है, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। और मिलिट्री में आपने देखा होगा हमारे पास कैप्टन होते हैं, कर्नल होते हैं, इस तरह से आपने देखा होगा, लेफ्टिनेंट होते हैं। तो एक हायरार्की होती है जिससे कि फ्लो ऑफ ऑर्डर बना रहे। फ्लो ऑफ ऑर्डर होने के लिए आपकी हायरार्की होना ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर ये अपवाद रखा गया है, परंतु आमतौर पर जो आम समाज है वहाँ पर किसी भी तरह का उपाधि नहीं दी जा सकती है, ठीक है। हालांकि इसके कुछ अपवाद होते हैं, फिलहाल वो बहुत डेप्थ है, वो आपका सिलेबस नहीं है, तो आपने ये बात याद रखनी है। तो इसी तरह आपने अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 याद रखना है, राइट। आगे देखते हैं, अब राइट टू फ्रीडम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ पर फ्रीडम का क्या मतलब होता है? फ्रीडम का असल में जो मतलब होता है, क्योंकि ये इंसानों को फ्रीडम दिया जा रहा है, भारतीयों, भारत को नहीं, एक देश को नहीं, भारतीयों को दिया जा रहा है। तो यहाँ पर फ्रीडम को असल में हम कहते हैं लिबर्टी। लिबर्टी। अब प्रश्न है सर, लिबर्टी और फ्रीडम में क्या डिफरेंस होता है? फ्रीडम हमेशा 100% होती है, यानी कि यहाँ पर कंप्लीट छूट होती है, और ज़्यादातर हम फ्रीडम इस्तेमाल करते हैं देश के लिए। तभी तो हम कहते हैं 15 अगस्त को भारत क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। इसलिए हम कहते हैं ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस। इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस। वी वोंट से दैट इंडिया वॉज अ लिबरल, या लिबर्टी मिली, ऐसा नहीं कहते हैं। पर भारतीयों के लिए ज़्यादातर हम लिबर्टी का इस्तेमाल करते हैं। लिबर्टी का क्या मतलब है? यहाँ पर आपकी छूट जो होती है वो 100% नहीं होती है, क्योंकि समाज को सभ्य समाज रखने के लिए कानूनों का होना बहुत ज़रूरी है। अब इसको एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। आप अगर गाड़ी चलाते हैं, ठीक है,
तो आप जानते हैं जब आप चंडीगढ़ शहर में आते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है कि आपकी जो बाइक है, टू व्हीलर है, 40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो आपकी गाड़ियाँ हैं वो आपकी 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि आप किसी भी शहर में जाते हैं, वहाँ पर रेड लाइट्स होती हैं। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, रेड लाइट का मतलब क्या होता है? आपको रुकना है, यानी कि आपको छूट है, आप कोई भी गाड़ी खरीद सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, पर कुछ नियमों के साथ, यानी कि आपकी छूट पूरी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। असल में राइट टू फ्रीडम का यहाँ पर मतलब है राइट टू लिबर्टी। आपको जो लिबर्टी दी जा रही है वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दी जा रही है, राइट। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है असल में क्या था, यहाँ पर भी 7 आपकी छूट थी, 7 तरह की छूट थी, परंतु मैंने जैसे कि बताया कि संपत्ति भी यहाँ पर थी, परंतु संपत्ति यहाँ से हटा दी गई है, इसलिए संपत्ति अब हमें नहीं दिखती है। इसीलिए जो छूट है वो आपकी 6 हैं। सबसे पहला है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति करने की आपको छूट है। असेंबली, यानी कि आपको जो आप करते हैं ना, यूनियन बनाते हैं, आप असेंबल हो सकते हैं एक जगह। जैसे आप क्या करते हैं कि सरकार के विरुद्ध कभी कोई सरकार ऐसा कार्य करती है तो आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं। जैसे एक निर्भया कांड हुआ था 2013 में, तो आपने देखा था सबने कैंडल मार्च करके दिल्ली में सब पहुंच गए थे और सब ने क्या करा, एक असेंबली करी अपनी और सरकार के विरुद्ध नारे लगाए। तो लोकतंत्र में जो आलोचनाएं होती हैं उसका स्वागत किया जाता है, परंतु वो आलोचनाएं तर्कपूर्ण होनी चाहिए और बिना हथियार के होनी चाहिए, राइट। और एसोसिएशन की बात करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं एसोसिएशन, जैसे कि आप जानते हैं कि एसोसिएशन का मतलब क्या होता है। एसोसिएशन का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे लोग एकजुट हो जाते हैं और जिनका मकसद एक ही होता है, अपनी बात रखने के लिए, राइट। उनमें से एक व्यक्ति क्या क्या होता है, पूरे समूह की बात रखता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि एसोसिएशन से ये फ़ायदा होता है कि सभी लोगों की बात एक व्यक्ति द्वारा प्रकट की जाती है, जिससे कि हर व्यक्ति के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, समय बचता है, राइट। और इसीलिए ये याद रखना है कि अब इसी एसोसिएशन में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी एसोसिएशन में अब आपका जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, कोऑपरेटिव आपने सुना होगा, आजकल काफ़ी बैंक्स भी हमें दिखते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ये भी इसमें जोड़ दिया गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को इस एसोसिएशन में जोड़ दिया गया है। कोऑपरेटिव को बैंक में, माफ़ कीजिएगा, एसोसिएशन में जोड़ दिया गया है। किस संशोधन से जोड़ा गया है ये बात आपने याद रखनी है, 97th अमेंडमेंट। 97th अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? 2011 में। कब हुआ था? 2011 में। ये बात आपने याद रखनी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है संविधान में कब जोड़ा गया, तो याद रखना है 2011 में जोड़ा गया है, वाई विच अमेंडमेंट 97, ठीक है। फिर आगे मूवमेंट, आप कहीं भी जा सकते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता, राइट। रेजिडेंस, यानी कि आप कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं, ठीक है। रिजाइड और सेटलमेंट होता है। रिजाइड मतलब आप जब किराए के मकान में रहते हैं किसी अन्य क्षेत्र में, उसको रिजाइड कहते हैं, टेम्परेरी बेस के लिए रहते हैं। और सेटलमेंट मतलब आप किसी शहर में रहते हैं, लंबे समय के लिए रहते हैं और आपने अपना फ्लैट ले लिया है, तो आप वहाँ पर क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। तो रिजाइड और सेटलमेंट। और प्रोफेशन, आप किसी भी तरह का प्रोफेशन अपना सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कल आप सोचें अगर ऐसा मेरा अधिकार है प्रोफेशन का तो मैं क्या कर सकता हूँ, डॉक्टर बन सकता हूँ, नहीं। कुछ प्रोफेशंस में आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, ठीक है। परंतु यहाँ पर आप ज़्यादातर देखेंगे जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग बेरोजगार होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो रेडी लगा लेते हैं, कोई चाय की टपरी लगाता है, कोई सब्जी की दुकान लगाता है, तो क्या उनको रोका जाता है? नहीं, वो लोग कर सकते हैं क्योंकि वो नैतिक पूर्ण काम है। अब डॉक्टर थोड़ा बन सकते हैं, उसके लिए तो काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि आप किसी के साथ किसी का ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं बिना नॉलेज के, बिना एक्सपीरियंस के, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसलिए मैंने कहा है कि जितने भी आपका ये जो है, ये असल में क्या होते हैं, लिबर्टी होती है। लिबर्टी को आप समझ पाए होंगे, इसमें कुछ नियम कानून होते हैं इससे जुड़े हुए, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आ रहा होगा जिस तरह से हम देख रहे हैं इसको। अब आगे हम देखेंगे जो है आपका आर्टिकल 20 किसकी बात करता है, वो बात करता है आपकी कि जब आपको जैसे कुछ आप अपराध कर लेते हैं, जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जैसे आपको तब तक सज़ा नहीं मिलेगी जब तक आप अपराध नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई अपराध नहीं करा है और आपको सज़ा दे दी जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरह का संरक्षण कौन करता है? इस तरह का संरक्षण आपका करता है आर्टिकल 20। और यहाँ पर यह भी लिखाया गया है कि अपराध का जो डिग्री होगा, अब मतलब अपराध जैसा होगा सज़ा भी वैसी होगी। अब देखिए, एक ने चोरी करी है और एक ने खून करा हुआ है, मर्डर किया हुआ है। अब ऐसा थोड़ा कि जिसने चोरी करी है उसको फांसी चढ़ा देंगे और जिसने मर्डर किया है उसको केवल थोड़ा सा फाइन लगा के छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। यानी कि अपराध की जो श्रेणी होगी, जो नेचर होगा ऑफेंस का, उस हिसाब से पनिशमेंट होगी। तो ये बात सारी कहाँ बता रखी है? आर्टिकल 20 में। और आर्टिकल 21 में जो बता रखा है वो आपके दो सिद्धांत यहाँ पर दे रखे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ का मतलब है
कि जब तक आपने कोई अपराध नहीं किया है तब तक जो आपका, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट गारंटी लेती है कि आपकी जीवन पे किसी भी तरह का संकट नहीं आएगा जब तक आपने अपराध नहीं करा है। आपको जीने का अधिकार होगा। ऐसा नहीं कि पुलिस वाले आए आपको गोली मार के चले गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि न्यायपालिका के जज का मूड हुआ, उसने कहा इसको फांसी दे दो, ऐसा नहीं है। जब तक आपने अपराध नहीं किया है तो आपका बाल भी बाका नहीं किया जा सकता, राइट। और यहाँ पर दूसरा सिद्धांत होता है पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है, अब लिबर्टी मैंने आपको बताई दिया है, एक तरह की आज़ादी होती है जो संपूर्ण नहीं होती, तो पर्सनल लिबर्टी है। जैसे कि आजकल इसमें नए नए हमें जो केसेस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, केसेस के द्वारा जो फैसले सुनाती है और उसको पर्सनल लिबर्टी के अंदर डाल देती है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको देखना है पर्सनल लिबर्टी में क्या क्या है, क्या क्या हम कर सकते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत करके बुक आती है, उसमें आप लीजिएगा, उसमें पूरा डेटा दे रखा है। एक मैं एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ कि जो मनचाहा विवाह है, लव मैरिजेस होती हैं, आप जिससे शादी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, तो ये भी आपका एक मौलिक अधिकार बन चुका है। और वो किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 21 के पर्सनल लिबर्टी के सिद्धांत के अंदर, राइट। यानी कि अगर आप हिंदू वर्ग के हैं और आप किसी और धर्म से शादी करना चाहते हैं तो संवैधानिक तौर पे आप किसी भी तरह का अपराध नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि वो आपके जो परिवार है उसके आधार पे वो अपराध हो सकता है, पर संवैधानिक तौर पे वो कोई भी अपराध नहीं है, वो आपका एक मौलिक अधिकार है। वैसे ही आपका देखेंगे जो आपका शिक्षा का अधिकार है वो अब एक मौलिक अधिकार बन चुका है, जो हमारे अनुच्छेद 21 में डाला गया है, अनुच्छेद 21 में। और इसीलिए इसको हम कहते हैं 21A या 21 क हिंदी में। और ये कैपिटल लेटर का मतलब ही होता है कि संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। याद रखेंगे, कैपिटल लेटर का मतलब ही होता है संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ से एक प्रश्न निकल के आता है कि सर ये अगर संशोधन द्वारा जोड़ा गया तो कौन सा संशोधन था। वेरी इंपॉर्टेंट, 86 अमेंडमेंट। 86 अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था, 2002 में। तो 86 अमेंडमेंट हुआ था आपका 2002 में। उसके द्वारा आपका जो शिक्षा का अधिकार है वो अब क्या बन चुका है, मौलिक अधिकार। इसलिए आपको दिखता है, इसकी वजह से हमें क्या दिखता है कि जो कक्षा 6 से, माफ कीजिएगा, जो आपकी कक्षा 8 तक जो पढ़ाई होती है वो मुफ्त की जाती है राज्य सरकारी स्कूलों में, ठीक है। जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पर कक्षा 8 तक आपकी जो पढ़ाई है, जिसे हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, तो वो मुफ्त में की जाती है, ठीक है। जिससे कि क्यों, क्योंकि जो हमारा समाज, सभ्य समाज कैसे बनेगा जब तक हमारे समाज का हर व्यक्ति शिक्षित ना हो। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ऐसा क्या फ़ायदा होता है कि समाज, जो सरकार है वो क्लास 8 तक ही पढ़ाई फ्री में कराती है, फिर आगे का क्या, क्योंकि नौकरियाँ तो कोई भी नौकरियाँ जो होती हैं वो क्लास 8 पास को तो नहीं मिलती है, तो ये तो गलत है। बहुत लोग इसकी आलोचनाएं करते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, इसका उत्तर मैं देता हूँ। देखिए, सरकार का जो मुख्य कार्य है वो ये नहीं है कि सरकार ने आपको नौकरियाँ देनी है। सरकार का मुख्य काम होता है गवर्नेंस करना, सुशासन करना, आपको ऐसा माहौल देना जिसमें आप अपना व्यवसाय कर सकें, आपको सुरक्षा प्रदान करना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, समाज को एटलीस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाए, क्योंकि समाज का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है तो बजट भी तो देखना है। इसलिए सरकार क्या करती है, कक्षा 8 तक एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री देती है। उससे क्या होता है, आदमी कहीं ना कहीं एक सभ्यता की ओर अग्रसर हो जाता है, ठीक है। यानी कि वो कहीं ना कहीं एक समाज को अलग नजरिए से देखने लग जाता है, राइट। खबर समझने लग जाता है, अखबार पढ़ने लग जाता है, तो यानी कि वो इतना सक्षम हो जाता है कि वो खुद कुछ कर सके। तो इसीलिए एलिमेंट्री एजुकेशन तक फ्री एजुकेशन रखा गया। अगर इसे इमेजिन करिए ग्रेजुएशन तक रखा जाएगा फ्री, तो सोचिए कितना कंपटीशन हो जाएगा। आप सोचिए, अभी जो कंपटीशन है कि 100 पदों में 1 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, 100 पदों पे 5 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, राइट। और आगे देखेंगे अनुच्छेद 22 क्या कहता है। अनुच्छेद 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेन अरेस्ट एंड डिटेंशन। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है, आपको फंसाया जा रहा है, तो आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, कभी कभी हम बचाव में भी अपराध कर डालते हैं। जैसे कोई आपको मारने आया तो आपने अपने बचाव में क्या करा, उस व्यक्ति को मार दिया। तो कभी कभी हमसे ऐसे अपराध हो जाते हैं जो जानबूझकर नहीं होते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए हो जाते हैं। तो उस समय क्या है, आपको तब भी क्या है, कुछ अधिकार दिए जाते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आपके घर अगर पुलिस आए तो आप खुद पुलिस से कह सकते हैं मैं आपके पास आ जाऊंगा, क्योंकि पुलिस आपके घर आती है तो समाज आपको कहीं ना कहीं गलत नज़रों से देखने लगता है। आपको हथकड़ी पहना दी जाती है, तो आपका एक दफ़े आप वहाँ से मेरा मतलब है कोर्ट से आप फ्री में बरी हो सकते हैं, मतलब बरी किए जा सकते हैं। परंतु सामाजिक तौर पर वो जो आलोचनाएं आपको झेलनी पड़ती है, क्योंकि समाज एकदम आपको क्या करता है, जज करता है। तो इस तरह से आपके पास अधिकार होते हैं कि अगर आप खुद गिरफ्तारी देना चाहते हैं तो पुलिस वाले आपको हथकड़ी नहीं लगा सकते। तो इस तरह के जो आपको संरक्षण दिए जाते हैं वो अनुच्छेद 22 में दिए जाते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, राइट। और हमेशा अनुच्छेद 21
और अनुच्छेद 22 को एक साथ आपने पढ़ना होता है, क्योंकि ये आपस में मिलते जुलते हैं तो कन्फ्यूजन होता है। माफ़ कीजिएगा, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 को आपने मिल के पढ़ना है, ठीक है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 को, क्योंकि अनुच्छेद 20 और 22 अपराध की ही बात करते हैं। अनुच्छेद 20 जो बात कर रहा है वो ज़्यादातर उसकी बात करता है कि अगर आपने कोई अपराध नहीं किया तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी, और अनुच्छेद 22 जो बात करता है यहाँ पर अपराध ज़्यादातर हो जाता है। अपराध होने के बाद जो जो संरक्षण मिलते हैं वो यहाँ पर बात की गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कभी कभी अपने बचाव में आप क्या करते हैं, किसी को मार डालते हैं, अपराध कर देते हैं, ठीक है। हालांकि बात की बात है कि आपको किस तरह का सज़ा दी जाएगी, परंतु यहाँ पर आपको तब भी संरक्षण मिलता है अनुच्छेद 22 के द्वारा। तो इस तरह से आपने देखा, हमने कुछ अनुच्छेद पढ़े, और इसका जो अगला भाग आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाए तो वो भी फ़ायदा नहीं है। तो ये अगेन आई से कि अगर आपको ये पसंद आ रही है सीरीज़, और अगर आप सीरियस हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि देखिए, पढ़ाई जो होती है, जो कोचिंग हम लेते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में एक ही बार होनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी का जो एक वर्ष है वही होना चाहिए, और वो ऐसी तैयारी होनी चाहिए जो हॉलिस्टिक होनी चाहिए। हॉलिस्टिक मतलब संपूर्ण होनी चाहिए, फिर आप कोई भी पेपर दे सकते हैं। तो अगर आपके पास एक संभावना है कि आप ऑफलाइन मोड में आ सकें, IBTS के पास, आप जानते ही चंडीगढ़ में है, सेक्टर 34 पे, और आप फिजिकली आ सकते हैं और आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर जो स्क्रॉल हो रहा है उसमें कॉल करिए। और पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे मैं कहता हूँ, एक बार अपनी ज़िंदगी में पढ़ना ज़रूर चाहिए, अच्छे लेवल का। आपका सिलेक्शन हो ना हो इसकी गारंटी तो नहीं है, कोई नहीं दे सकता, परंतु ये पक्का है कि अगर आपके अंदर स्किल डेवलप हो जाता है तो आप कभी भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। बेरोजगार से मेरा मतलब है आपके पास पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। तो यहीं से मैं करुण IBTS के माध्यम से ये सेशन एंड करने जा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो कमेंट करिए, क्योंकि वो हमें प्रोत्साहित करता है, और अगर पसंद नहीं भी आता है तो आलोचना जो आपकी होती है वो हमें बेहतर बनाने में हमारा मार्गदर्शन का काम करता है। तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।